हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आज सर्वविदित हैं कि 12 जनवरी हैं और राष्ट्रीय युवा दिवस हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। तो हम सब के हृदय में स्वामी विवेकानंद के प्रति स्नेह और प्यार है। और भारतीय संस्कृति और पूरे हिंदुत्व समाज और एक राष्ट्र निर्माण की जो उन्होंने मिसाल पेश की है, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। और तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी ने 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की। और जिस समय हमारे माननीय श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसकी घोषणा की, तो उसी के तहत हम सब ने ये मनाने की फैसला किया। और यूएनओ ने, आपको पता है कि 1984 को युवा वर्ष घोषित किया। इसी के तर्ज पर हमारा भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की पहल शुरू की गई। तो उसके बाद लगातार हम युवा दिवस मनाते आ रहे हैं। इसके तहत हम युवाओं को किस प्रकार से अपने करियर बनाने के लिए और करियर को चूज करने के लिए, यानी युवा जो होता है, युवा आदमी 18 वर्ष का आदमी जब होता है तो अपन उसको बेसिकली युवा मानते हैं, मैच्योर मानते हैं, उसको परिपक्व मानते हैं कि उसकी जो सोच होती है वो परिपक्व हो जाती है। और उस सोच के अंदर आदमी क्या करता है, दो तरह का डायलेमा में होता है, दो तरह का प्रतिद्वंद होता है। उसमें द्वंद होता है कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मेरा करियर बन सके और मेरा जीवन जो है वो सफल हो सके। और तो इसी प्रकार से हम स्वामी विवेकानंद के जो गुण हैं, जो स्वामी विवेकानंद ने किया, यानी उनके तो अपन 1% भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक महान विभूति हैं, जो महान संत, जो राष्ट्र संत, जो वैश्विक संत कह सकते हैं, उनको ख्याति प्राप्त हुई। और उन्हीं के पद चरणों को अपन फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। और जैसा कि आप सबको पता है कि उनके गुरु का नाम रामकृष्ण है, रामकृष्ण था। और वो हमारे गुरुजनों ने, आज हमने 12 जनवरी को जैसा कि मनाया है राष्ट्रीय युवा दिवस, तो गुरुजनों ने काफ़ी मुझे, क्योंकि मैं एक चयनित शिक्षक हूँ तो मुझे इतना हालांकि नॉलेज नहीं है, तो मैंने उनको बातों को ध्यान से सुना और ग्रहण किया। तो उन्होंने मुझे इतना अच्छा ज्ञान बताया कि उनके जो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, वो एक बहुत बड़े संत थे। और वो जो संत थे, स्वामी विवेकानंद इतने विवेकशील होते हुए उनको गुरु माना, जिनके गुरु एक निरक्षर थे, जिनको साक्षर ज्ञान नहीं था, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन वो एक बहुत आध्यात्मिक गुरु थे। तो उन्होंने उनको गुरु माना और अपने को उनके प्रति समर्पित किया। उसके बाद आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और उसके बाद उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं पूरे भारत का दौरा करूंगा। सबसे पहले वो हिमालय गए, हिमालय से हमारे सौभाग्य है कि वो राजस्थान आए। और राजस्थान में बहुत से लोगों के दिलों को प्रभावित किया। और बहुत से लोग उनके जो नकारात्मक काम कर रहे थे उनको भी सुचारू रूप से सकारात्मक पॉजिटिव काम दिया। तो हम उनके जीवन से, यानी उनको पढ़ा हमने। आज जो हमारे सीनियर गुरुजन हैं उनसे हमने सीखा। हम सभी बच्चों को हमने जो चीज़ें आ रही थी उनको बताया और हम मोटिवेट हुए कि हम भी जीवन में कैसे कर सकते हैं। तो उनकी 2 लाइन जो बहुत ही मुझे प्रेरणादायक लगी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी कि आदमी को प्रत्येक टाइम क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है उत्सुकता की। अगर आपके अंदर उत्सुकता है किसी चीज़ को जानने की, किसी चीज़ को करने की, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो एक बार पुणे में स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि और उनको नमन। जैसे इतनी बड़ी विभूति जो 38 साल में उन्होंने कर दिखाया, वो तो हालांकि ऐसा भारत में कोई ना हो सकता है, क्योंकि वो इतने महान विभूति जो इतनी सादगी भरे जीवन के अंदर पूरे विश्व में विख्यात हो सके, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे कि सर कैसे करें। हालांकि थोड़ी सर्दियाँ ज़्यादा होने के कारण बच्चों की जो उपस्थिति है थोड़ी सामान्य की तुलना में कम है, और उसी कारण थोड़ा जो एजुकेशन है थोड़ा इफेक्टिव है। तो मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन भी बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें बता सकें। तो सबसे पहले मैंने 3 टॉपिक बनाए थे कि सबसे पहले मैं बच्चों को बता देता हूं कि टाइम टेबल आ चुका है। बच्चों बोर्ड का एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका है। तो मैं बेसिकली जनरली मान के चलता हूं कि 16 मार्च से अपने एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 16 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं तो मैं ये मान लेता हूँ 16 दिन वो हो जाएंगे और फरवरी पूरी है और 10 दिन ये मान लेते हैं। तो मैं बेसिकली मान के चलता हूँ कि 50 डेज
यानी 50 दिन अपने पास सफिशिएंट है। तो 50 दिन में अपन ज़्यादा कैसे कर पाएँ, वो चीज़ मेंटेनिटी होगी, यानी 50 दिन अपने पास है। तो अपनी जो रणनीति है, बच्चों दुनिया भर के बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप रियली में अच्छे परसेंटेज बनाने चाहते हो, अच्छे मेरिट में आना चाहते हो, तो आप एक मतलब स्ट्रेटेजी पूर्ण कार्य करना होगा। आपको एक स्ट्रेटेजी पूर्ण कार्य करना होगा। अगर आप स्ट्रेटेजी पूर्ण कार्य करोगे तो आप जीवन में सफलता पाओगे। मतलब आपको अगर 80 प्लस या फिर 90 प्लस परसेंटेज बनाने हैं तो बेसिकली आप कुछ नहीं करना, सिर्फ स्मार्ट स्टडी करना है। आपको ये नहीं पता करना है कि पढ़ना क्या है, मतलब आपको ये पता करना है कि छोड़ना क्या है। मतलब सिलेबस अथाह है, पूरे सिलेबस को बिना पढ़े आप ये कर सकते हो कि मतलब उसको कह सकते हैं कि जैसे स्मार्ट स्टडी, यानी 4 जो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अपन उसको कितना याद कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उसको अपन कितना एनालिसिस कर पाते हैं, यानी उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझने की कोशिश करें। जिससे प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और उसके पतन के क्या कारण हैं, हड़प्पा सभ्यता क्या है और उसके पतन के क्या कारण है तथा उसका वर्तमान महत्व बताइए। तो ये इसमें 3 जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप पकड़ लें। आप वो प्रश्न को पढ़ते ही सिर्फ कीवर्ड तीनों पकड़े। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपको एक चीज करनी है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो आप ये बता सकते हो कि सिंधु घाटी नदी के जो किनारे जो भी सभ्यता उत्पन्न हुई, जो भी सभ्यता का उद्भव हुआ, वो हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। तो मतलब आप सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का अर्थ बताओगे, उसके बाद आप बताओगे कि हड़प्पा सभ्यता के ये कारण। तो जैसे आप मतलब 5 पॉइंट में बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के कारण नदी आ गई या फिर बाढ़ के कारण, जो भी 5 कारण है या 4 कारण है, वो 4 मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताओगे कि एक पॉइंट में ये, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में ये, पॉइंट टू पॉइंट बता दिया आपने 5 कारण। सबसे पहले आपने 2 लाइन में उसका अर्थ बता दिया हड़प्पा सभ्यता का, फिर 5 पॉइंट में आपने उसको उसके पतन के कारण बता दिया, और फिर 5 पॉइंट में आपने बता दिया है कि इसके वर्तमान महत्व क्या है। जैसे उसका वर्तमान महत्व हो सकता है कि अपन अपनी पुरानी जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको जान पाएंगे, ये चीजें मैटर करेगी। अब ये अगर मान लो तीनों की तीनों चीजों कीवर्ड को अपन पकड़ के और उस पर्सन का अगर आपने एनालिसिस किया है ना, तो आप ये मान के चलें कि बेसिकली जो एग्जामिनर हैं, जो परीक्षक हैं, उसके दिमाग के अंदर ये बात इफेक्टिव होगी। और सबसे बड़ी जो मैं चीज़ मानता हूँ कि किसी भी पर्सन को आप अगर एनालिसिस करें तो सबसे पहले ये चीज़ आप उसमें कोशिश करें कि जो पर्सन है उस पर्सन में ये दर्शा दें, वो शिक्षक को, प्रशिक्षक को बता दें, जो चेक करने वाला होता है उसको, एग्जामिनर को बता दें कि मैं ये चीज़ें लिखने वाला हूँ, ये चीज़ें। मतलब उसमें आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास रंगीन पेन है तो भी यूज़ कर सकते हो। मान लो हेडिंग जो है उसको आप रंगीन पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो तो कोई इफेक्टिव नहीं है, मतलब सॉरी इफेक्टिव होगा, ताकि आपका जो आंसर्स है वो मैटर ज़्यादा करेगा और उसको सीधा का सीधा कलेजे को ठेस, उसके कलेजे को छुएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा और आपको वो एग्जामिनर नंबर देने की कोशिश करेगा। तो ये तो होती है एक पर्सन लिखने की टेक्निक्स। अब बात आती है कि सर पढ़ें कैसे। तो जैसा कि मेरे पास और डेस्क वर्क है, तो मैं डेस्क वर्क को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ 1 मिनट। और मेरे हिसाब से आप ये कोशिश करें, अगर आपका विद्यालय पाठ्यक्रम जो है, आपका जो जैसे भी सब्जेक्टिव पाठ्यक्रम है, तो अगर कंप्लीट हो गया, आप ऐसा करें कि एक बुक ले आए जिसको कहते हैं डेस्क वर्क। डेस्क वर्क ले आए। डेस्क वर्क में क्या करें कि डेस्क वर्क में एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि उसमें ब्लूप्रिंट दिया होता है कि कौन से पार्ट में से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। जैसे मैंने आज एक लिया था बेसिकली 10th क्लास का। हाँ, 10th क्लास में मैं पढ़ा के आया और 10th क्लास में मैं गया, तो 10th क्लास के अंदर मैं बेसिकली मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैथ ने क्या किया कि मैथ के अंदर जो भी मतलब वो ब्लूप्रिंट है उसको मैंने उनको बच्चों को बताया कि भी पहली प्रश्नावली के अंदर से 4 नंबर का प्रश्न आएगा, तो एक प्रश्नावली चौथी प्रश्नावली के अंदर 4 नंबर का प्रश्न, और 14वीं प्रश्नावली के अंदर से 11 नंबर के प्रश्न, और 11वीं प्रश्नावली के अंदर 6 नंबर के प्रश्न। ये 6 4 10 11 21 नंबर। अब आप मान के चलो 3 प्रश्नावली में से 21 नंबर आते हैं। पास होने के लिए अपने को नंबर चाहिए होते हैं 16। तो मैं मान के चलता हूँ कि बच्चा अगर ईमानदारी से थोड़ा अगर 1 घंटा भी सब्जेक्ट को पढ़ लेना दिन में, तो बच्चा आराम से इजीली पास हो सकता है। पास होने के लिए केवल 36 नंबर चाहिए होते हैं, तो 17-18 नंबर अगर थोड़ा ठीक पढ़ने वाला तो बच्चे को भेजे जाते हैं, और उसमें बच्चा अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो 20 नंबर ले आएगा, तो आराम से 40% के साथ बच्चा पास हो जाए। मतलब कितना भी वीकर बच्चा हो जाए, अगर थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसके लिए मैं एक सुनहरी चीज़ बताता हूँ कि आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करने का मेरा मीनिंग ये है कि मैंने आज मैंने पूरी की पूरी 15 प्रश्नावली हमारे 10th के अंदर, तो मैंने 15 प्रश्नावली का एनालिसिस किया, तो मुझे ये प्राप्त हुआ कि केवल तीसरी प्रश्नावली और 11वीं प्रश्नावली
और 14वीं प्रश्नावली, ये प्रश्नावलियां पढ़ लोगे ना, इस प्रश्नावलियों में मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो सीधा 12 नंबर के क्वेश्चन वो हो गए। तो मतलब इसके अलावा अपन 4 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ही क्यों करें भाई? अपने को प्रश्नावली एक पढ़नी है तो एक प्रश्नावली में से अपन 4 नंबर के प्रश्न की क्यों प्रैक्टिस करें? उसमें तो सिर्फ 1-1 नंबर का प्रश्न आएंगे या 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करें। अपने को 3 प्रश्नावलियां पकड़नी है। एक प्रश्नावली का नाम है सांख्यिकी, दूसरी का नाम है रचनाएं और तीसरी प्रश्नावली का नाम है एक समीकरण वाले रेखीय समीकरण, द्विघात वाले रेखीय समीकरण। तो ये 3 प्रश्नावलियां, इसके अंदर से 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे और उसके अलावा आपको किसी में 4 नंबर का प्रश्न ही नहीं आएगा, तो फिर आप 4 नंबर के प्रश्न की क्यों प्रैक्टिस करें या फिर क्यों टाइम बर्बाद करें? इससे अच्छा है कि आप दूसरी प्रश्नावली में जो 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं उस पर करें। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करें। और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करने का मतलब, अगर आपने एक बार ब्लूप्रिंट को आपने दिमाग के अंदर बेसिकली फीड कर लिया ना, तो मैं ये मानता हूँ कि आपने मतलब 100 में से 50% चीजें ऑटोमेटिक, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में फीड है, इस प्रश्नावली से इतने नंबर का प्रश्न आएगा, तो वो आपका जो एक मतलब वो उसको कहते हैं माइंड सेट, तो वो माइंड सेट एग्जाम हॉल में आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। और बेसिकली पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है और जो रणनीतियां होती हैं, ये खुद के अकॉर्डिंग जो है अपन उसको बिल्डअप करें तो अच्छा रहेगा। और पढ़ने का जैसे बेसिकली टाइम है, मॉर्निंग में आप जल्दी उठें। और मैंने हालांकि टाइम टेबल बना के ही मेरी कंपटीशन की तैयारी की हो, चाहे मैंने 10th का एग्जाम दिया हो, 12th का एग्जाम दिया हो, BSTC दिया हो, रेट दिया हो, जितने भी एग्जाम दिए मैंने एक कंसंट्रेट और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग किया। मैंने शेड्यूल के अलावा मैं कभी नहीं चला। मेरा एक ही शेड्यूल होता था। मैं संडे को शाम को शेड्यूल बनाता था और 6 दिन पढ़ाई करता था। और 6 दिन पढ़ाई करने के बाद 7वें दिन मैं संडे को रिवीजन करता था और एक पेपर में डेली देता था। उसी हिसाब से आप ये काम कर सकते हो कि आप जैसे मतलब 12th की अगर कोई बच्चा है तो वो क्या करें कि डेली का एक निबंध लिखें। निबंध लिखने का मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आप 250 शब्दों में लिखने बैठ जाएं। आप निबंध लिखने के अंदर मेरा ये है कि मतलब आपके पासबुक्स हैं या फिर डेस्क वर्क्स हैं या फिर जो टीचर बताते हैं टॉपिक, उसके बारे में जैसे मान लो है कि पानी बचाओ, ये आपको टॉपिक दिया गया है, या फिर कि कोरोना महामारी है, इसके ये टॉपिक आ गए, तो आप कोरोना, जैसे मैं एक बेसिक निबंध लिखने का टेक्निक बताता हूँ, कोरोना महामारी, तो इसके अंदर मतलब जैसे ही आपके पेपर के अंदर प्रश्न आया कि कोरोना महामारी पर निबंध लिखे, तो निबंध के अंदर सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि कोरोना महामारी, इसका एक तो प्रस्तावना लिख दें और फिर उसकी सब जो हेडिंग्स होती हैं, जो उसको कहते हैं अपन उप प्रकरण को देखें कि मतलब कोरोना महामारी कब, कोरोना महामारी का वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा, या कोरोना महामारी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्या इफेक्ट पड़े, और कोरोना महामारी के आगामी क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये चीजें इसमें अपन सब टॉपिक बांट लें, तो उसके सब टॉपिक याद कर ले, मतलब कोई भी टॉपिक है उसके सब टॉपिक याद कर लो और उसको टॉपिक को छोड़ दो। तो इससे क्या होगा, आपका जो दिमाग का जो मतलब एक माइंड सेट है वो अच्छा तैयार हो जाएगा, जिससे आप मतलब एग्जाम हॉल में अगर थोड़ा सा शांतिपूर्ण ढंग से पेपर लिखने की कोशिश करेंगे तो भी अपन आसानी से लिख पाएंगे ये चीजें। और सबसे पहले मैंने 3 चीज़ों पे जोर दिया है कि एक तो टाइम टेबल को ध्यान रखें, अपना जो 50 दिन की उसकी रणनीति बनाएं, यानी संडे को शाम को आप रणनीति बना के 6 दिन उस पर पढ़ाई करें और 7वें दिन आप एक पेपर जरूर दें। एक पेपर को आप जरूर सॉल्व करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्व करें, तो आप बेसिकली अच्छे परसेंट बना सकते हो। आप 80, 90 जितने मन चाहे परसेंट बना सकते हो, सिर्फ आपका ध्यान और उत्सुकता होनी जरूरी है। बच्चों, जिंदगी के अंदर 2 चीजें वेरी वेरी कंपलसरी हैं। अगर आप इस जिंदगी में, इस पढ़ाई के अंदर उलझ गए हो, मतलब एक वो शिक्षक ने कहा था कि अगर क्यों ना इस जिंदगी के भंवर जाल में फंस गए हो, यानी इस जिंदगी के भंवर जाल में फंस गए हो, तो क्यों ना जलेबी की तरह चाशनी में डूब के जिंदगी का असली मजा लिया जाए। तो अगर इसमें फंस ही गए हैं, अपने कोई अदर काम, अदर पैसा नहीं चुना है, तो फिर इसमें अच्छे से पढ़ाई करें, मेरिट में आए और अपने गाँव, जिले, देश का नाम रोशन करें। मेरी तो यही आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें और अपना जीवन का टारगेट जो है, जो जीवन में आप बनना चाहते हैं वो बने। तो मैंने 3 चीजें ली थी, टाइम टेबल, प्रश्न विश्लेषण और ब्लूप्रिंट। तो मैंने तीनों चीजों पे थोड़ा फोकस किया कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करें। मैंने तो यही कहा, आप ईमानदारी से बैठ के 1 घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट को दें और उसका ब्लूप्रिंट देखें। ब्लूप्रिंट के जो ब्लूप्रिंट आपके डेस्क वर्क के अंदर बना हुआ है, हालांकि ऐसी डेस्क वर्क आती है, डेस्क वर्क आप 5 सब्जेक्ट के लिए आए 12th वाले और 6 सब्जेक्ट के लिए आए 10th क्लास वाले।
और उसको बेसिकली आप क्या करें कि अपने एक रफ पेज पे लिखें, उसको 2-3 बार रटने की कोशिश करें कि एकदम माइंड में बैठ जाना चाहिए। आपको कोई पूछे कि जैसे मेरे को याद हुआ कि 14वीं प्रश्नावली में से 11 नंबर के प्रश्न आएंगे और उसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो आप बेसिकली मेरे दिमाग माइंड सेट अगर मेरे को पेपर करने बैठने दिया जाए तो मैं मतलब 100 में से 100 लेख के प्रश्न लाने, अंक लाने की कोशिश कर सकता हूँ। और दूसरी चीज प्रश्न विश्लेषण का मैंने बता ही दिया है कि प्रश्न की भाषा को समझें। प्रश्न की भाषा को बच्चों आप नहीं समझ पाओगे तो आप प्रश्न को एनालिसिस नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता वाले को उदाहरण देके कि सबसे पहले आप लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको हड़प्पा सभ्यता का अर्थ लिख दोगे। हड़प्पा सभ्यता का अर्थ लिखने के बाद लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, उसके बाद लिखोगे हड़प्पा सभ्यता के वर्तमान महत्व है। तो तीनों टॉपिक बांट के उसके बारे में आप 3-3, 4-4 पॉइंट जो बना के लिखे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट हैं तो उसके अंदर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। पूरे में से मार्क्स इसीलिए मिलेंगे क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो मेन हेडिंग टॉपिक देखा करता है और उसको वही चीजें इफेक्टिव लगती हैं और वो रियली में जो बच्चे का कंस्ट्रक्टिव जो माइंड होता है उसी में मतलब जो दर्शाता है उस मतलब हम जो शिक्षक लोग जो होते हैं वो मतलब एक बच्चे के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव चीज होती है, मतलब बच्चा रचनात्मक किता, बच्चा क्रिएटिव किता है। अपन बच्चे को रटा नहीं सकते, अपन बच्चे को मतलब ये उसमें ये अगर मुझे कोई कॉपी चेक करने के लिए दे तो मैं बच्चे की जो मतलब के क्या कहते हैं उसकी जो स्वाभाविकता है उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो हर शिक्षक में ये काबिलियत होती है कि वो बच्चे की स्वाभाविकता को ढूंढेगा। तो इस स्वाभाविकता के आधार पर हम अपना पेपर करें और किसी भी प्रकार की रटंत विद्या नहीं अपनानी, स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी 3 चीज़ों पे होगी। टाइम टेबल को ध्यान रखने, 50 डेज रहे आपके एग्जाम को, और सबसे पहले प्रश्न का विश्लेषण करें, प्रश्न को समझें और उसके अलग अलग पार्ट को बांट के आप इसके एनालिसिस करें और ब्लू प्रिंट को आप लिख कर तैयार करें और उसके अकॉर्डिंग करें। और संडे को, प्रत्येक संडे को एक पेपर जरूर दें। बच्चों को कोई हार्ड नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत करके अपनी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। तो किसी ने खूब कहा था कि मुफलिसी की दौर में दिल का अमीर जिंदा रख, कि मुफलिसी की दौर में दिल का अमीर जिंदा रख, बन भी गया सुल्तान तो अपने अंदर का फकीर जिंदा रख, बन भी गया सुल्तान तो अपने दिल का फकीर जिंदा रख। मतलब मेरे मन में जो फकीर है, मेरे मन में जो स्वाभाविकता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आदमी को जिंदगी में स्वाभाविकता नहीं छोड़नी चाहिए। स्वाभाविकता के बलबूते पर अपन किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। अपने अंदर एक मतलब जो एक नॉर्मलिटी होती है जिसको मैं जनरलाइजेशन कह सकता हूँ, तो वो जो होता है ना वो अपने अंदर होना चाहिए। एक कॉमन सेंस के साथ अपन पेपर करें और अपने टारगेट को हासिल करें। इसी के साथ आज मैं पुनः एक बार स्वामी विवेकानंद जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नमन करता हूं। और उनके जैसे व्यक्तित्व हमारे भारत देश में हुए और उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और स्वामी विवेकानंद को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि उनके पद चिन्हों पे चल के हम भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें जो उन्होंने 38 साल में कर दिखाया। और जैसा कि मैं थोड़ी जानकारी देने में अचूक रह गया था कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1863 और उनके जो निर्वाण हुआ, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, देहांत हुआ महान विभूति का, वो 1902 में हुआ। और वो हमारे 1902 में उनका देहांत हुआ। 1902 के अंदर जुलाई में इनका देहांत हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। और 2 अक्टूबर 1902 में एक महान विभूति का जन्म हुआ। आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री का। बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, और जिनके शासनकाल में और जिनके हस्ताक्षरों से ताशकंद जैसा समझौता भी संपन्न हुआ। तो उनको अपन भूल नहीं सकते। एक विद्वान गया, दूसरा विद्वान आया। तो ये भारत जैसी महती भूमिका, सत्य में जहते जैसे शब्द लेके जब अपन किसी चीज़ को आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। हालांकि किसी भी चीज़ को, किसी भी धर्म को माने, किसी भी कंट्रीब्यूशन में न फंसे और अपने टारगेट को भेदने की कोशिश करें। और सभी प्रकार की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।